In pediatrics, let's discuss the infection in newborn. So first superficial infections है इसमें, तो उसमें आता है फर्स्ट ऑम्फेलाइटिस, दैट इज इसमें रेडनेस या इंड्यूरेशन हो जाता है या फिर पास डिस्चार्ज हो जाता है अम्बिलिकस के अराउंड, एंड ये स्प्रेड हो सकता है टू द सिस्टमिक इन्फेक्शन, टू कॉज द सिस्टमिक इन्फेक्शन. एंड ये इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर का रहता है ये एंड कोई एविडेंस नहीं रहता है सेप्सिस का, तो फिर इसमें 0.5% जेंशन वायलेट दिया जाता है एंड ये 4 टाइम्स पर डे दिया जाता है. देन अगर ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर का अगर ये रहता है एंड सेप्सिस के भी फीचर्स मिलते हैं, तो फिर इसको सेप्सिस के जैसे ट्रीट किया जाता है सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स के साथ. एंड सेकेंड, ओरल थ्रश होता है सुपरफिशियल इन्फेक्शंस में, ये कैंडिडा से कॉज होता है. एंड फर्स्ट इसमें स्पेशलिटी क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं? ये डिफ़िकल्ट होता है वाइप आउट करने के लिए, ये जो लीशंस होते हैं माउथ में वो वाइप आउट नहीं होते हैं. एंड सेकेंड, अगर उनको वाइप आउट कर भी दिया जाए तो आफ्टर द रिमूवल वो हीमरेजिक स्पॉट्स छोड़ देते हैं. तो ये इसका आइडेंटिफाइंग फीचर है. देन इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? टॉपिकल निस्टैटिन दिया जाता है या फिर क्लोट्रिमेजोल दिया जाता है, 4 टाइम्स पर डे देते हैं. देन थर्ड है सुपरफिशियल इन्फेक्शंस में कंजक्टिवाइटिस और ऑप्थेल्मिया न्यूनेटोरम. ये इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल से होता है एंड ये गोनोकोकाई की वजह से हो सकता है या फिर क्लेमाइडिया की वजह से हो सकता है. तो टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन जो है गोनोकोकाई के केस में डे 3 to 7 होता है, जबकि क्लेमाइडिया के केस में डे 5 ऑनवर्ड्स होता है. एंड गोनोकोकाई के केस में डिस्चार्ज कॉपियस और प्यूरुलेंट होता है, जबकि क्लेमाइडिया के केस में स्कैंटी होता है, बहुत कम होता है. ट्रीटमेंट कैसा होता है? गोनोकोकाई के केस में ब्लाइंडनेस की रिस्क इंक्रीज हो जाती है, इसलिए ये एक इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है. तो इसमें IV 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन दिया जाता है, दैट इज सेफोटेक्सोम, और 7 to 10 डेज तक ये दिया जाता है. जबकि क्लेमाइडिया के केस में ओरल एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है 3 डेज़ के लिए या फिर एरिथ्रोमाइसिन दिया जाता है 40 डेज़ के लिए. देन नेक्स्ट प्रोफाइलैक्सिस है. ऑप्थेल्मियोनेटोरम का प्रोफाइलैक्सिस कैसे किया जाता है? 0.5% एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट से इसका प्रोफाइलैक्सिस करते हैं. नाउ नियोनेटल सेप्सिस देखते हैं नेक्स्ट. तो ये फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ में होता है एंड सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है ये नियोनेटल मोर्टैलिटी का, जबकि फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज होता है प्री मैच्योरिटी. देन ये डायग्नोस कैसे किया जाता है? सेप्सिस प्लस बैक्टीरियमिया के क्लिनिकल फीचर्स इसमें प्रेजेंट रहता है. तो बैक्टीरियमिया को कैसे डिटेक्ट किया जाता है? ब्लड में डिटेक्ट किया जाता है ब्लड कल्चर करके. देन कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं सेप्सिस के? इंडिया में मोस्ट कॉमन जो होता है वो क्लेप्सेला होता है एंड देन स्टैफ ऑरियस होता है, देन ई कोलाई होता है. जबकि वर्ल्ड वाइड जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है सेप्सिस के लिए वो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई है. देन 2 टाइप्स का सेप्सिस होता है, एक होता है अर्ली ऑनसेट सेप्सिस एंड दूसरा लेट ऑनसेट सेप्सिस. इसमें क्या डिफरेंस होता है? ऑनसेट जो है अर्ली ऑनसेट सेप्सिस का वो विद इन 72 आवर्स ऑफ लाइफ होता है, जबकि लेट ऑनसेट सेप्सिस का आफ्टर 72 आवर्स होता है, मतलब 3 दिन के बाद. देन सोर्स क्या होता है अर्ली ऑनसेट सेप्सिस का? मदर से होता है और यूट्रस में जब वो पासेज हो रहा होता है बेबी का बर्थ कैनाल के थ्रू, तो उसकी वजह से होता है. जबकि लेट ऑनसेट सेप्सिस का जो सोर्स होता है वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, दैट इज नोजोकोमियल इन्फेक्शन. देन रिस्क फैक्टर्स क्या होता है अर्ली ऑनसेट सेप्सिस के? फर्स्ट कोरियो एमनियोनाइटिस होता है, दैट इज फीवर हाई हो जाता है मदर में, प्लस फाउल स्मेलिंग लिकर आता है. देन सेकेंड, ड्यूरेशन ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अगर ग्रेटर देन 24 आवर्स है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है. तो ग्रेटर देन 72 आवर्स अगर हो गया तो वो तो फिर बहुत ही हाई रिस्क हो जाता है, मतलब 3 दिन से ज़्यादा होता है अगर तो. देन थर्ड, प्री टर्म प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है, तो किसी भी ड्यूरेशन का अगर वो होता है तो वो एक रिस्क फैक्टर होता है. एंड फोर्थ रिस्क फैक्टर है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 अनक्लीन वेजाइनल एग्जामिनेशंस, तो ये भी एक अर्ली ऑनसेट सेप्सिस का रिस्क फैक्टर है. देन लेट ऑनसेट सेप्सिस के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? फर्स्ट होता है अनक्लीन हैंड्स हेल्थ पर्सनल के, एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटेबल कॉज है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. सेकेंड, प्री टर्म या लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है लेट ऑनसेट सेप्सिस का.
थर्ड, ब्रेस्ट फीडिंग अगर नहीं हो रही है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है। देन टाइप ऑफ इन्फेक्शन कैसा होता है? अर्ली ऑनसेट सेप्सिस में निमोनिया टाइप का इन्फेक्शन होता है एंड लेट ऑनसेट सेप्सिस में सेप्टिसीमिया या फिर मेनिंजाइटिस होता है। देन डायग्नोसिस कैसे करते हैं नियोनेटल सेप्सिस का? तो कोई भी सिक बेबी अगर हमको सस्पेक्ट हो रहा है कि उसको सेप्सिस है तो फिर हम इसको स्टार्ट कर देना चाहिए IV एंटीबायोटिक्स, बिकॉज इसमें कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन अगर सेप्सिस है तो वो बहुत जल्दी स्प्रेड कर जाता है इसलिए। एंड कोई सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स का डायग्नोस्टिक नहीं होता है। अर्ली फीचर्स जो होते हैं इसके फर्स्ट अल्टर्ड फीडिंग पैटर्न होता है एंड सेकेंड लेथार्जिक बेबी होता है। तो देन रिलायबल फीचर जो होता है इसका वो हाइपोथर्मिया होता है, तो ये बहुत रिलायबल होता है प्री टर्म में दैन द फीवर। एंड मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं अफेक्टेड ऑर्गेन सिस्टम के? एक तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, दूसरा सीजर्स, तो ये सारे क्लिनिकल फीचर भी आते हैं। दैन मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? तो नियोनेटल सेप्सिस के मैनेजमेंट में फर्स्ट गोल्ड स्टैंडर्ड जो मेथड होता है वो ब्लड कल्चर होता है, तो मेथड बेस्ट होता है, लेकिन इसमें 48 to 72 आवर्स लगते हैं रिपोर्ट आने के लिए, 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो इसलिए फिर सेकेंड स्क्रीन किया जाता है सेप्सिस को 5 कंपोनेंट्स को यूज़ करके, एंड इसमें अगर कोई भी 2 प्रेजेंट है तो वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो कंपोनेंट्स क्या क्या है और उसकी एबनॉर्मल वैल्यू क्या क्या है ये देखते हैं। तो फर्स्ट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट अगर लेस देन 5000 पर mm³ है, पर मिलीमीटर क्यूब, तो ये इंडिकेट करता है कि इसको सेप्सिस हो सकता है। और वैसे ये बहुत लो काउंट नहीं है, फिर भी ये इंडिकेट कर रहा है सेप्सिस को, क्योंकि इमेच्योर इम्यून सिस्टम है तो उसकी वजह से बहुत लो काउंट नहीं हुआ है इसका। देन सेकेंड, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट अगर लेस देन 1800 पर मिलीमीटर क्यूब है तो वो एबनॉर्मल होता है। देन थर्ड, अगर इमेच्योर टोटल न्यूट्रोफिल रेशियो जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, दैट इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 20% इमेच्योर न्यूट्रोफिल आ रहे हैं, या फिर रेशियो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0.2 है तो वो भी एबनॉर्मल होता है। देन फोर्थ, माइक्रो ESR अगर ग्रेटर और इक्वल टू 15 mm/h है तो वो एबनॉर्मल वैल्यू है। एंड फिफ्थ, CRP दैट इज सी रिएक्टिव प्रोटीन अगर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 mg/dL है तो वो भी एबनॉर्मल वैल्यू होती है। सो सेप्सिस स्क्रीनिंग की नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू होती है, दैट इज़ अगर वो पॉजिटिव आती है तो फिर हमको कंफर्म करने की ज़रूरत होती है, उससे बस कंफर्म नहीं होती है। लेकिन अगर वो नेगेटिव आती है तो वो रूल आउट कर देती है इन्फेक्शन को, तो इसलिए इसकी नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है। तो अगर स्क्रीनिंग नेगेटिव है तो डिसीज़ एब्सेंट है, लेकिन अगर स्क्रीनिंग पॉजिटिव है तो हमको ब्लड कल्चर करना होता है सेप्सिस को कंफर्म करने के लिए। देन रोल ऑफ सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या होता है? तो ये रेस्ड होता है आफ्टर द 6 to 12 आवर्स आफ्टर इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन के 6 to 12 आवर्स बाद ही रेज होगा, उसके पहले नहीं होगा। और ये पीक पे जाता है 24 आवर्स पे, और डिसएडवांटेज क्या है कि ये नेगेटिव आता है अर्ली इन्फेक्शन में। न्यूअर एंड बेटर मार्कर इसकी है जो इन्फ्लेमेशन का है वो प्रोकैल्सिटोनिन है, वैसे ये रूटीनली यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन ये रेज हो जाता है 4 to 6 आवर आफ्टर द इन्फेक्शन, एंड इसकी पीक अगेन पहुंचती है 24 आवर्स में। नाउ अदर इन्वेस्टिगेशंस कौन से होते हैं नियोनेटल सेप्सिस को डिटेक्ट करने के लिए? फर्स्ट, चेस्ट एक्सरे होता है, इस केस ये सस्पेक्टेड निमोनिया के केस में किया जाता है। सेकेंड, लंबर पंचर होता है, ये सारे सिम्टोमेटिक बेबीज़ में किया जाता है और जिनका सस्पेक्टेड या कंफर्म्ड सेप्सिस है। एंड एक्सेप्ट किस में नहीं किया जाता है? एसिम्टोमेटिक बेबीज़ में नहीं किया जाता है, इवन अगर रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट है तो भी लंबर पंक्चर की ज़रूरत नहीं होती है। एंड मैनेजमेंट कैसे किया जाता है नियोनेटल सेप्सिस का? तो एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स दी जाती है जिससे कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों ही कवर हो जाए। तो ग्राम पॉजिटिव के लिए एम्पिसिलिन दैट इज़ पेनिसिलिन दिया जाता है, प्लस ग्राम नेगेटिव के लिए अमीकासिन दैट इज़ अमाइनोग्लाइकोसाइड दिया जाता है। देन उसके बाद अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है 48 आवर्स तक के लिए, या मेनिंजाइटिस या सेप्टिक शॉक होता है, तो उस केस में हम थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन को ऐड करते हैं। एंड अगर फिर भी सस्पेक्टेड होता है स्टेफ ऑरियस तो फिर ऐड करते हैं क्लॉक्सासिलिन को। एंड अगर MRSA सस्पेक्टेड रहता है दैट इज़ मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफ ऑरियस, तो फिर पैंकोमाइसिन को ऐड किया जाता है। देन
NICU में अगर इंक्रीज्ड इंसिडेंस है रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स की तो फिर सेफोटैक्सिन दिया जाता है या फिर पिप्टैज दिया जाता है या फिर सिप्रोफॉक्सासिन दिया जाता है और उसके साथ में अमीकासिन भी दिया जाता है। देन एंटीबायोटिक थेरेपी क्या होती है नियोनेटल सेप्सिस में, तो डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग इसका ड्यूरेशन है। फर्स्ट कल्चर नेगेटिव सेप्सिस अगर आता है यानी स्क्रीनिंग पॉजिटिव आई और क्लिनिकल कोर्स आ रहा है कंसिस्टेंट विद द सेप्सिस बट कल्चर नेगेटिव है तो 5 to 7 डेज़ का ड्यूरेशन रहेगा। देन सेकेंड ब्लड कल्चर अगर पॉजिटिव है पर कोई मैनेंजाइटिस नहीं है तो फिर जो एंटीबायोटिक का ड्यूरेशन रहेगा 14 डेज़ का रहेगा। थर्ड मैनेंजाइटिस अगर है यानी कि जो CSF कल्चर है वो पॉजिटिव आ रहा है तो फिर 3 वीक्स का ड्यूरेशन होगा थेरेपी का। देन फोर्थ अगर वेंट्रिकुलाइटिस है जो कि डायग्नोज होता है MRI से तो फिर जो एंटीबायोटिक थेरेपी का ड्यूरेशन रहेगा वो 4 to 6 वीक्स रहेगा, दैट इज़ 1 से 1.5 महीने तक का। सो ये था इन्फेक्शंस इन चिल्ड्रंस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।